नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह आमने सामने प्रोग्राम में हम गैर मामूली शख्सियतों को मदऊ करते हैं और ख़ास तौर पर उलमा मशाइखीन होते हैं, सियासतदान होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, जो हम इस प्रोग्राम में मदऊ करते हैं। माहिरीन तालीम को मदऊ किया जाता है और समाजी जहदकार भी इस प्रोग्राम में आते हैं। और वैसे भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत हो या सियासत टीवी, इसका मकसद ही यही है कि आवाम की सही तौर पर रहनुमाई करे और आवाम को ये बताए कि किस तरह सरकारी स्कीमात से इस्तेफादा किया जा सकता है, किस तरह सरकारी स्कीमात से फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो बहरहाल आज के जो हमारे मेहमान हैं, आपको बता दूं कि जनाब मोहम्मद अब्दुल मुईद हैं, जो तेलंगाना आर्मी सेवा फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। और हमने इन्हें इसलिए मदऊ किया है ताकि आवाम में जो बेचैनी फैली हुई है आधार कार्ड को लेकर, आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से मरबूत करने से मुतालिक जो बेचैनी पाई जाती है, वो बेचैनी दूर करने के लिए जो फेक न्यूज़ आज कल फैल रही है आधार कार्ड से मुतालिक, वोटर आईडी कार्ड से मुतालिक और पैन कार्ड से मुतालिक, यहाँ तक कि ऑनलाइन जितने भी सर्विसेज है उनसे मुतालिक जो गलतफहमियाँ और जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उसके बारे में वजाहत के लिए हमने उन्हें मदऊ किया है ताकि आवाम की सही तौर पर रहनुमाई हो सके। और एक अहम मसला जो आजकल आवाम को दरपेश है, वो है राशन कार्ड्स की इजराई या नए राशन कार्ड्स बनाना, या जो कैंसिल हो चुके हैं राशन कार्ड, जो रिजेक्ट हो चुके हैं, उसके बारे में भी हम जनाब मोहम्मद अब्दुल मुईद से बात करेंगे। तो बहरहाल जनाब मोहम्मद अब्दुल मुईद साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, वेलकम है हमारे स्टूडियो में। जी जी, ये और हमारी खुशी की बात है कि आज हम ये चाहेंगे कि आवाम के जहनों में जो गलतफहमियाँ हैं उसको दूर करें। तो पहली जो गलतफहमी है, हम ये बताना चाहेंगे कि अब ये कहा जा रहा है कि 30 सितंबर तक आखिरी तारीख है आधार को अपडेट करने की, या आधार में नामों का इंदराज करवाने की। साहब, ये जो सितंबर 30 तारीख जो बोला जा रहा है, ये सरासर फेक न्यूज़ है या गलत न्यूज़ है। इसका एक सर्कुलर आया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट UIDAI के मुताबिक सितंबर 30 तक नए जो एनरोलमेंट्स होना है वो सितंबर 30 तक आप नए एनरोलमेंट कर सकेंगे, चुनिंदा वो सेंटर्स में ही। अब फिलवक्त फॉर एग्जांपल हैदराबाद में 78 आधार कार्ड सेंटर्स है जो बैंक, पोस्ट ऑफिस और गवर्नमेंट प्रेमिसेस में आधार एनरोलमेंट किया जा रहा है। तो ये डेडलाइन सितंबर 30, बस चंद सेंटर्स में आप एनरोलमेंट अक्टूबर 1 से कर सकेंगे। जितने भी अभी सेंटर्स है उसमें अपडेट्स का काम वो जारी रहेगा। एक सवाल ये पैदा होता है, जैसा कि आपने कहा कि अपडेट्स का काम जारी रहेगा, या फिर किसी की डेट ऑफ बर्थ जो होती है वो तब्दील करवानी पड़ती है, या फिर एड्रेस जो होता है वो तब्दील करवाना पड़ता है। तो लेकिन ये कहा जा रहा है कि 30 सितंबर तक ये आधार को अपडेट कराने की आखिरी तारीख है, इसके बाद सिर्फ जो नए बच्चे पैदा होंगे उनका इंदराज होगा। नहीं सर, ये सरासर गलत फहमी है और ये गलत न्यूज़ है। इसका कोई डेडलाइन नहीं है, आप कभी भी आपका आधार अपडेट कर सकेंगे। ये सितंबर 30 खाली चंद ये नए एनरोलमेंट्स, खाली चुनिंदा आधार कार्ड सेंटर्स में आप नए एनरोलमेंट्स कर पाएंगे। जी जी, और इसका कोई डेडलाइन, अपडेशन का कुछ डेडलाइन नहीं है इसका। जी जी जी। अब मिसाल के तौर पर अगर नया आधार कार्ड बनाना है, जो लोग बैरून ममालिक में मुकीम हैं, तो वो किस तरह बनवाएंगे? नए आधार के लिए आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ, सच एस आपका पासपोर्ट हो, वो ये वोटर आई डी कार्ड, बैंक की पासबुक या कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आप अपने करीबी आधार एनरोलमेंट सेंटर में जा सकते हैं और नया एनरोलमेंट कर सकते हैं आप। जी जी, नहीं नहीं, मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि अब मेरे कोई जो भाई बाहर हैं या किसी और के भाई बाहर हैं, लेकिन वो आधार कार्ड नहीं बनाए हैं, तो उनके लिए क्या उनका मौजूद रहना ज़रूरी है? आधार एनरोलमेंट के लिए सिटीज़न का यहाँ पर रहना बेहद ज़रूरी है। एक्चुअली आधार एनरोलमेंट होता ये है कि आपका बायोमेट्रिक अपडेट किया जाता है। बायोमेट्रिक अपडेट इन द सेंस आपके 10 उंगलियों के निशान और आपके आँख के निशान लिए जाते हैं और उससे आपका आधार बनता है। आपका प्रेजेंस, सिटीजन का प्रेजेंस यहाँ पर होना बेहद ज़रूरी है। जी जी जी। अक्सर ये देखा जा रहा है कि जैसा कि आपने कहा है कि शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में 78 मराकज़ है आधार के। मिसाल के तौर पर पोस्ट ऑफिस में आप जाएंगे तो वहाँ पर भी बनता है। इसी तरह अगर आप देखें कि बैंकों में भी बनता है। और ये जो मी सेवा सेंटर्स होते हैं, क्या उसमें भी कुछ इस तरह के सर्विसेज हैं? मी सेवा
में दो टाइप ऑफ सेंटर्स हैं, एक गवर्नमेंट सेंटर्स है और एक फ्रेंचाइजी मॉडल है। अच्छा। जो फ्रेंचाइजी मॉडल है उसमें आधार कार्ड अभी बन नहीं रहा है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस आया था 2017 में कि आधार कार्ड खाली गवर्नमेंट प्रेमिसेस में ही बनना है। तो जितने भी लोग मी सेवा में आधार कार्ड बनवा रहे थे, अभी वो लोग शिफ्ट हो गए। कई लोग बैंक्स में और कई लोग गवर्नमेंट प्रेमिसेस में शिफ्ट होकर वहाँ पर आधार एनरोलमेंट का काम कर रहे हैं। जी जी। एक सवाल ये पैदा होता है कि 2011 में अगर कोई आधार कार्ड बनाता है, अक्सर ये सुने में आ रहा है, ये खबरें मंजर आम पर आ रही हैं कि 2011 से लेकर 2016 तक जिन लोगों ने आधार कार्ड बनवाए हैं, तो उस वक्त सिर्फ एक नाम की बुनियाद पर आधार कार्ड बन गए थे। तो क्या फिर अब उनका दोबारा इनरोल करना पड़ेगा या इंदराज करना पड़ेगा? सब ये एक अहम न्यूज़ है। 2011 से आधार एनरोलमेंट ये शुरू होने का जब शुरू हुआ था, तभी एक सिटीजन अपना कोई भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ वो आधार एनरोलमेंट ऑफिसर को बता नहीं रहा था। खाली आकर ओरली मेरा नाम XYZ है, मेरा ये डेट ऑफ बर्थ है, मेरा एड्रेस ये है, विदाउट ये कुछ भी एड्रेस प्रूफ, कुछ भी आइडेंटिटी प्रूफ बगैर बताकर वो आधार बनवा लिया गया था। ये सिलसिला 2011 से लेकर 2016 तक चला। जी जी। 2016 के बाद ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रूफ बताना ये मैंडेटरी किया गया। तो अभी ये गवर्नमेंट अब ये नई पेशकश कर रही है कि जो कोई भी लोग 2016 से कबल आधार कार्ड बनवा लिए हैं, अभी उनको एक नए प्रोविजन के तहत अपना आधार कार्ड को अपडेट करना होगा। अपडेट करना इन द सेंस आपका आधार कार्ड प्लस एक एविडेंटरी प्रूफ, यानी आपका वोटर ID कार्ड या आपका पासपोर्ट या आपका बैंक की पासबुक, कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाकर अपने करीबी सेंटर्स में, आधार सेंटर्स में, या आप खुद ऑनलाइन इसका अपडेट कर सकेंगे। और अहम चीज़ ये है, इसका कोई एक डेडलाइन नहीं है। जी जी। एक सवाल बहुत अहम है। अक्सर ये कहा जा रहा है कि अब जो वोटर ID कार्ड है उसे आधार से मरबूत कर दिया जाएगा, लिंक कर दिया जाएगा। तो आप समझते हैं कि क्या ये लाजमी है, ये ज़रूरी है? ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन से आधार से ही लिंक करना ज़रूरी नहीं है। आप आधार के सिवा आपका ड्राइविंग लाइसेंस या आपका पासपोर्ट या आपका कोई भी एक ID प्रूफ से आप आपका वोटर ID कार्ड लिंक कर सकेंगे। अगर बेहतर ये होता, अगर आप आधार से अगर लिंक करेंगे तो बेहतर है। जी जी। लेकिन अक्सर ये भी सुनने में आ रहा है कि सिर्फ ये हैदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए महदूद है, एज ए पायलट प्रोजेक्ट के। जी, फिलवक्त एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में ये काम किया जा रहा है। ये आहिस्ता आहिस्ता शायद वो तेलंगाना में इसका काम अभी शुरू होगा। अभी तो फिलवक्त शुरू हुआ नहीं है, लेकिन अभी फिलवक्त ये हैदराबाद पर ही जोर दिया जा रहा है। जैसा कि आपने कहा है कि लाइसेंस है या दूसरे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो होते हैं, खासतौर पर जो यानी पासपोर्ट वगैरह, तमाम को आधार से लिंक करना बहुत ज़रूरी है। अभी आधार एक बड़ा अहम दस्तावेज हो गया। अभी गवर्नमेंट की तरफ से इसको और मजबूती देने के लिए दूसरे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ लिंक किया जा रहा है। और ये करने में भी अपने को कोई डिस्टर्बेंस होना नहीं चाहिए या कुछ तकलीफ होना नहीं चाहिए। जी जी जी। जब एक आम आदमी के लिए मैं सवाल कर रहा हूँ कि एक आम आदमी उसे पता नहीं कि आधार कार्ड जब बनाने जाते हैं, तैयार करवाने जाते हैं, तो उसे क्या अहम दस्तावेजात ले जानी पड़ती है। बाद किराएदार होते हैं तो बाद मकानदार होते हैं, तो किराएदार जो होते हैं उनके लिए क्या दस्तावेजात ले जाना ज़रूरी होता है? अभी जैसा मैं अभी बता रहा था कि आधार कार्ड अभी एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस की तरफ देखा जा रहा है। जी। पहले 2016 के कबल आपका कोई भी एविडेंसी प्रूफ नहीं लिया जा रहा था, लेकिन अभी लेकर जाना ज़रूरी है। अभी एक किराएदार अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ होना ज़रूरी है। आइडेंटिटी प्रूफ आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका कोई वोटर ID कार्ड हो सकता है, या बैंक की पासबुक हो सकती है, या कोई आपका एजुकेशन डॉक्यूमेंट हो सकता है। ये प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए। फिर आपको या वोटर ID कार्ड या बैंक की पासबुक या कोई ग्रुप एक गेजेट ऑफिसर के साथ सिग्नेचर किया हुआ एक अलहदा फॉर्म है। अगर ये कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपके पास नहीं है तो ग्रुप ए गेजेटेड फॉर्म आप लेके जाकर आप एनरोल कर सकेंगे।
जी, आपने ग्रुप एक गेज़ेटेड ऑफिसर की सिग्नेचर की जो बात कही है, उनकी तौसीक़शुदा जो जी, फॉर्म की बात की है, जी। उसमें कई ऐसे खाने हैं या ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें स्कूल का भी ज़िक्र किया गया है। इसमें जी। ग्रुप ए गेज़ेटेड ऑफिसर हाँ। ये फॉर्म पर सिग्नेचर कर सकते हैं, या आपका मुकामी कॉर्पोरेटर सिग्नेचर कर सकता है, जी, या जी। एमएलए या एमपी जी, जी। या स्कूल प्रिंसिपल्स या कॉलेज प्रिंसिपल भी इस पे दस्तखत वो कर सकते हैं। जी, वो जी। एज एन एविडेंस प्रूफ आप लगाकर आप आधार बनवा सकते हो। जी, जी। एक बात ये तो बहुत अच्छी बात है ये नाज़रीन, जैसा कि देखा किस तरह मोहित साहब ने बताया कि आधार किस तरह बनाया जाता है, क्योंकि ख़ास तौर पर जो जिन लोगों के घर ज़ाती नहीं हैं वो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं कि एक घर खाली करेंगे तो फिर दूसरे घर जब मुंतकिल होंगे तो वहाँ पर भी उन्हें परेशानियाँ होती है। तो ऐसे में उनकी परेशानियों को दूर किस तरह किया जाता है, उन्होंने ये बात बताई है। अक्सर ये भी देखा जा रहा है कि पासपोर्ट, अब मैं एक घर में हूँ और फिर जाता हूँ दूसरे घर में, लेकिन 1 साल भी नहीं होता और पासपोर्ट बनाना पड़ता है। जी, तो यानी बीवी बच्चों का या खुद का, तो जी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको वो एड्रेस प्रूफ बताना ज़रूरी है। जी। वही फिर एड्रेस प्रूफ में आप रजिस्टर्ड रेंटल एग्रीमेंट हुँ। या आपका वोटर आईडी कार्ड या आपका बैंक की पासबुक लेके जा सकते हैं आप, जाके पासपोर्ट अपडेट कर नहीं, कर लेकिन कर जो सकते हैं। दूसरे दस्तावेज़ात है वो पहले के घर पे है, नंबर पर। जी, आप एड्रेस पर। आपका कोई भी ये प्रीवियस डॉक्यूमेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने बताया था कि आपका आधार कैसे अपडेट किया जा सकता है। हाँ, पहले आपका आधार अपडेट कर लें, फिर उसके बाद आप जाकर आपका पासपोर्ट बना सकते हो। हाँ। या आपका इंडिविजुअल आपका रेंटल एग्रीमेंट, एक रजिस्टर्ड रेंटल एग्रीमेंट आपके नाम पर ये बनवाकर पासपोर्ट बनवा सकते हो। जी, जी, जी। और एक सवाल है, क्योंकि डबल बेडरूम की आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है, लोगों को दिए भी जा रहे हैं जी और सर। ख़ास तौर पर जो हमारे जो माइनॉरिटीज़ हैं, ख़ास तौर पर मुस्लिम अक़लियत है, वो उसमें इतना शऊर नहीं है, यहाँ तक कि दूसरे शऊर बेदार करने वाले भी नहीं हैं कि वो अच्छे और बुरे में तमीज़ महसूस करे। लेकिन जब इस तरह के स्कीमात आते हैं तो मुस्लिम अक़लियत महरूम हो जाती है। तो इसमें आप क्या कहेंगे, किस तरह अप्लाई करना चाहिए? साहब एक्चुअली ये डबल बेडरूम का स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च की थी 2017 और 2018 में। जी। कई लोग, हज़ारों लोग करीबी मी सेवा सेंटर जाकर अपने आप को एनरोल कर लिए। एनरोल करने के बाद अभी ये देखा जा रहा है लास्ट 15 या 20 दिन से जीएचएमसी के कुछ ऑफिशियल्स ये सिटीजन्स को फ़ोन कॉल कर रहे हैं, जो कोई भी अप्लाई किया है 2017 और 18 में। फ़ोन कॉल करने के बाद अपना आधार कार्ड, अपना राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड लाकर मुकामी जीएचएमसी वार्ड ऑफिस या जीएचएमसी सर्कल ऑफिस में बुला रहे हैं और अपने और अपडेट करने के लिए बोल रहे हैं। अब साहब यहाँ पर ये बात देखना ज़रूरी है, जी। 2017-2018 में रिलायंस मोबाइल बहुत फेमस था और फ्री ऑफ कॉस्ट में ये पब्लिक को दिया जा रहा जी, था। जी, सिम दिया वो जा रहा कई लोग अपना जो डबल बेडरूम का स्कीम है वो फ़ोन नंबर पर वो एनरोल किए थे। था। हाँ। अभी आपको ये पता है कि 2000 अभी वो रिलायंस ये इसके सिम मैक्सिमम लोग बंद कर दिए। अब जीएचएमसी ऑफिसर्स वो लोगों को कॉल नहीं कर पा रहे। जी, जी, जी। जिसको भी कॉल आ रहा है वो लोग ये गलतफहमी में रह रहे हैं कि बस मुझे कॉल आ गया और मुझे डबल बेडरूम अलॉट हो गया। भाई ये डबल बेडरूम आपको अलॉट अभी हुआ नहीं है, फिर से ये री इंक्वायरी है। री इंक्वायरी खाली फिर से आपके दस्तावेज लिए जा रहे हैं। लेने के बाद फिर से आपको ये मंडल ऑफिस या कलेक्टर ऑफिस से फिर से आपकी इंक्वायरी होगी। और जिसको भी कॉल अभी अगर नहीं भी आया है तो आप आपके करीबी जीएचएमसी वार्ड ऑफिस या सर्कल ऑफिस में जाएं और अपने आप को अपडेट करें। ऐसा मत समझिए कि बस मेरे पड़ोसी को कॉल आ गया, मुझे आया नहीं है। कहीं भी चेक करने का ऑप्शन फिलवक्त, डबल बेडरूम के स्कीम का चेक करने का ऑप्शन फिलवक्त कहीं पर भी नहीं है। आप अपने करीबी जीएचएमसी वार्ड ऑफिस या आप सर्कल ऑफिस जाइए और डेटा अपडेट कीजिए। उसके बाद आपका जो वेरिफिकेशन होता है जीएचएमसी ऑफिशियल से होता है या मंडल ऑफिस से होता है या कलेक्टर ऑफिस से होता है, वो तो फिलवक्त पता नहीं है, लेकिन फिर से वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको डबल बेडरूम अलॉट किया जाएगा। ये गलतफहमी का शिकार बहुत लोग हैं कि बस मुझे फ़ोन कॉल आ गया और मुझे डबल बेडरूम अलॉट हो गया। ये सरासर गलत न्यूज़ है। खाली ये डेटा फिर से अपडेट किया जा रहा है और ना कोई ऑनलाइन सेंटर या कोई मी सेवा सेंटर में ये चेक करने का ऑप्शन नहीं है। और आप लोगों से ये गुजारिश है, ब्रोकर्स के बीच में या ब्रोकर्स के ये बहकावे में चक्कर में आप लोग नहीं आइए। फिलवक्त कुछ वैसा स्कीम अभी ना स्टार्ट है, ना जो पुराने लोग जो एनरोल किए थे खाली वो लोग का री-वेरिफिकेशन किया जा रहा है। और एक गलतफहमी साहब ये लोगों में ये है कि फिर से डबल बेडरूम स्कीम अभी मी सेवा में शुरू हो गई। ये सरासर गलत न्यूज़ है। फिलवक्त
अभी कोई भी मी सेवा सेंटर से डबल बेडरूम स्कीम में अप्लाई करने का स्टार्ट हुआ नहीं है। जब भी होगा इंशाल्लाह इत्तला किया जाएगा। अच्छा, एक बात जिस तरह की आपने कही है, और ख़ासतौर पे नाज़रीन आप ये नोट कर लें कि मोहित साहब ने जिस तरह बताया कि जिन लोगों ने दरख्वास्त दी थी वो अपने जो मुतल्लिक़ा सेंटर्स हैं वहाँ पर जाके अपडेट करवा सकते हैं। ऐसे लोग ना जाएँ जो जिन्होंने दरख्वास्त दी ही नहीं थी, ये भी जी, बताएं। ये बिल्कुल वैसा नहीं है। और एक बहुत अहम मसले की तरफ मैं आपको ले जाना चाहूँगा और आपकी तवज्जो भी उस तरफ दिलाना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर लोगों को गलतफ़हमी है कि जो जिनके राशन कार्ड्स रिजेक्ट कर दिए गए हैं, यानी अगर किसी ने 1 महीना राशन नहीं लिया, फिर 2 माह राशन नहीं लिया, या 3 माह अगर वो राशन लेने से महरूम रहा, तो उसके बाद खुद उसके जो राशन कार्ड्स हैं वो मनसूख कर दिए गए। बहुत अच्छी बात कही है आपने। जी, जी। 2014 के बाद जितने भी राशन कार्ड दिए गए हैं उसको अभी राशन कार्ड नहीं बल्कि फूड सिक्योरिटी कार्ड के नाम से जी हाँ, जाना जा रहा है। जी, जी। अभी कई लोग के फूड सिक्योरिटी कार्ड्स कैंसिल ये हो गए। होने का रीज़न ये है, आप कंटिन्यूस 3 महीने आपने राशन आपने नहीं लिया। वैसे जो राशन कार्ड कैंसिल हो गए, अभी फिलवक्त ना कोई मी सेवा सेंटर में, ना कोई गवर्नमेंट के जानिब से, ना कोई ऑनलाइन सेंटर में फिर से दरख्वास्त करने का अभी प्रोग्राम कुछ शुरू हुआ नहीं है। ये कन्फ्यूजन लोगों में ये है, 2014 से पहले गवर्नमेंट आने से पहले ये टीआरएस गवर्नमेंट ने 19 लाख राशन कार्ड कैंसिल किए थे। तो रिसेंटली 2021 में किसी शहरी ने ये सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल डाला था। वो पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उस पर यह आया कि जो 19 लाख राशन कार्ड कैंसिल हो गए थे, फिर से उसका रीवेरिफिकेशन हो और जो मुस्तहिक लोग हैं खाली उनको राशन कार्ड दिया जाए। अक्सर इन्हों तस्दीक करना चाहिए। जी हाँ, पब्लिक में ये बात आ गई कि फिर से नया रेशन कार्ड देना शुरू हो गया। ये सरासर गलत है। जो 2014 से कबल जिसके पास था वो लोग का रीवेरिफिकेशन हो रहा है और उसके बाद अब वो लोग को नया राशन कार्ड दिया जाएगा। फिलवक्त नया राशन कार्ड डालने का कोई भी ये प्रोग्राम मी सेवा में स्टार्ट नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि आधार कार्ड को वोटर आईडी से मरबूत करने का या लिंक करने का जो सवाल है, वो तो आपने बता दिया कि है सिर्फ हैदराबाद तक महदूद है और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस पर अमलावरी की जा रही है, लेकिन ये लिंक कराया कहाँ जाए? जी जी। जीएचएमसी ऑफिशियल्स जी आपके मकान पर आ रहे हैं, आपके मकान पर आने के बाद वो लोग लिंक कर रहे हैं। जी जी। ये सर्विस आपको मी सेवा सेंटर्स में मौजूद नहीं है। तो जीएचएमसी ये ऑफिशियल्स आपके करीबी जो ये वार्ड ऑफिस में जो जीएचएमसी ऑफिशियल्स है, आप राब्ता कायम कीजिए और वहाँ पर जाकर आप लिंक करवा सकते हो। चूँकि अब मोहम्मद अब्दुल मोइज साहब आप खुद जनरल सेक्रेटरी हैं इस तेलंगाना मी सेवा फेडरेशन के, तो हम जानना चाहेंगे कि रियासत भर में और हैदराबाद और सिकंदराबाद में, जैसा कि आपने कहा कि तकरीबन 78 आपने बताया कि आधार कार्ड, लेकिन मी सेवा सेंटर्स का जहाँ तक ताल्लुक है, हैदराबाद सिकंदराबाद में कितने हैं और रियासत तेलंगाना में कितने हैं, ये जानना चाहेंगे। सब मी सेवा सेंटर्स एक्चुअली 2 टाइप के हैं। एक गवर्नमेंट बेस्ड, एक मी सेवा फ्रेंचाइजी मॉडल। गवर्नमेंट बेस्ड इन द सेंस गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट बेस्ड प्रेमिसेस में वो लोग का सैलरी पे काम पे लगवाती है, और एक फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल वेन एक प्राइवेट सिटीजन जो हम लोग पहले दरख्वास्त दी थी गवर्नमेंट को, एक मी सेवा फ्रेंचाइजी के तौर पे काम कर रहे हैं और हमें कमीशन दिया जाता है। रियासत भर में कुल 4500 मी सेवा फ्रेंचाइजी सेंटर्स हैं और 107 गवर्नमेंट सेंटर्स हैं। ये सवाल ये पैदा होता है कि मी सेवा सेंटर्स और या ई सेवा सेंटर्स के बारे में ये कहा जाता है कि पैदाइश से लेकर मौत तक जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज है, या नामों का इंदराज है, या बर्थ सर्टिफिकेट हो, या फिर डेथ सर्टिफिकेट हो, वो सब निकाला जा सकता है। तो इसमें कितने सर्विसेज आते हैं? सब गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग गवर्नमेंट के 40 डिपार्टमेंट का काम अल्हम्दुलिल्लाह मी सेवा के थ्रू किया जा रहा है। राइट फ्रॉम बर्थ टू डेथ हमारे पास हो रहा है। अभी गवर्नमेंट को एक्चुअली इसका एडवांटेज देना चाहिए और इसका जितना भी क्रेडिट हो गवर्नमेंट को देना चाहिए। लास्ट 6 महीने से मी सेवा में एक रेवोल्यूशन जैसा वो स्टार्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, जैसा पैदाइश हो गया, एक 2-3 दिन में आपको स्ट्रेट अवे खाली मी सेवा सेंटर जाना है, वहाँ पर 35 रुपये देना है और आपको बर्थ सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। जी जी। ये पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था। या किसी का घर में अगर इंतकाल हो गया, आप स्ट्रेट अवे मी सेवा सेंटर जाइए, जस्ट वहाँ का ये बरियल ग्राउंड रिसीट प्लस एक नोटराइज एफिडेविट और आधार कार्ड लेके जाइए,
जब आपको नेक्स्ट 10 मिनट्स में आपको डेथ सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था। और गवर्नमेंट, ये जो हॉस्पिटल में जिस लोग का इंतकाल होता है, अभी गवर्नमेंट हर हॉस्पिटल को ये मैंडेटरी कर दिया कि अगर आज कोई अगर पैदा हुआ या किसी का इंतकाल हो गया तो उसका वो उसी दिन डेटा अपडेट हो जाना चाहिए। उससे क्या हो रहा है कि 3-4 दिन के बाद वो जैसा डेटा अपडेट हो रहा है, कोई भी करीबी आपके मी सेवा सेंटर जाकर महज 35 रुपये देकर आपका डेथ सर्टिफिकेट या आपका बर्थ सर्टिफिकेट आप हासिल कर सकते हो। इसको छोड़कर अभी जो नए सर्विस ऐड हुआ है, इसका नाम है ये म्यूटेशन या असेसमेंट। अच्छा। ये म्यूटेशन इन द सेंस, अगर आपका मकान किसी और के नाम पे ये पीटीआई नंबर है, अगर आपके नाम पे अगर चेंज करवाना चाह रहे तो वो भी मी सेवा के थ्रू हो रहा है, या इसको जो असेसमेंट बोलते हैं, GHMC, वो असेसमेंट। आप सीधा खाली मी सेवा सेंटर में खाली सैलरी लेके आ जाइए, 5 मिनट में आपको असेसमेंट कर आपको पेमेंट वो करना है, और 1 साल का आपका असेसमेंट हो जा रहा है। ये पहले आपको नियरली 15 से 20 दिन का वक्फा लगता था, और 8 से 10 बार आपको ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता था। लेकिन बस 5 से 10 मिनट के उसमें आपको ये काम अंजाम दिया जा रहा है। अक्सर ये देखा जाता है कि जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो 8-10 साल तक डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनाया जाता, तो उनके लिए आप क्या बताएंगे? तो अब ये जो अभी मैं बता रहा था कि आपको 5-10 मिनट में आपको डेथ सर्टिफिकेट दिया जा रहा है या बर्थ सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, ये बस 1 साल के अंदर अगर पैदाश ये हुआ हो या डेथ हुआ हो, आपको ये सर्विस लेना है। अभी आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि एक साल कबल अगर उससे पहले अगर कोई किसी का इंतकाल हो गया या बर्थ हो गया तो प्रोसीजर क्या है। इसका प्रोसीजर थोड़ा लंबा है, लेकिन बेहद एडवांटेज के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ इसका। सबसे पहले आप आपका करीबी मी सेवा सेंटर जाइए, वहाँ पर बरियल, ये मैं डेथ के बारे में बता रहा हूँ। अगर 2015 में किसी का डेथ हुआ है, वहाँ का बरियल ग्राउंड रिसीट लेके जाइए, उनका आधार लेके जाइए, उनका एक नोटराइज एफिडेविट लेके जाइए, और जो अप्लाई कर रहे हैं उनका भी आधार कार्ड लेके जाकर पहले आप नॉन अवेलेबिलिटी डेथ सर्टिफिकेट लीजिए। अच्छा। नॉन अवेलेबिलिटी डेथ सर्टिफिकेट लेने के बाद आपको तभी मी सेवा सेंटर में 10 मिनट में नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट महज 35 रुपये में मिल जाएगा आपको। जी। उसके बाद आप लेट डेथ रजिस्ट्रेशन कीजिए, वहीं पर होता है लेट डेथ रजिस्ट्रेशन। इन द सेंस जो नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट निकलता है वो डॉक्यूमेंट, फॉलोड बाय ये बरियल ग्राउंड रिसीट, आपका आधार कार्ड, जो अप्लाई कर रहे हैं उनका आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट बनाकर एक नोटराइज एफिडेविट बनाकर लेट डेथ रजिस्ट्रेशन किया जाता है। मी सेवा में एनरोल होता है। मी सेवा में एनरोल होने के बाद आप वो पेपर लेकर जाकर आप कलेक्टर ऑफिस में सबमिट करना है। वो कलेक्टर ऑफिस वाले वहां से आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद लोकल मंडल ऑफिस जो आपको लगता है वहां पर वो फाइल भिजाई जाती है। लोकल मंडल ऑफिस वाले फिर आपके मकान पर आते हैं और आकर उसकी ये तफ्तीश करते हैं कि डेथ हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, बेस्ड ऑन मंडल ऑफिस रिपोर्ट। अच्छा। ओके, फिर ये मंडल ऑफिस वाले रिपोर्ट जो लिखते हैं वो कलेक्टर ऑफिस में भेजते हैं। वहां पर एक मजिस्ट्रेट प्रोसीडिंग मिलती है। मजिस्ट्रेट प्रोसीडिंग इन द सेंस वहां का ये प्रोसीडिंग यानी आपका डेथ सर्टिफिकेट आप बिल्कुल जेन्युइन है। वहाँ प्रोसीडिंग मिलने के बाद आप फिर से आप मी सेवा सेंटर आइए, आपको वहाँ पर वो प्रोसीडिंग के बेस के ऊपर आपको तभी आपको डेथ सर्टिफिकेट दिया जाता है। जी, बहुत अच्छी। ये सेम प्रोसेस आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए भी फॉलो कर सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल आपकी पैदाइश 1990 में हुई है, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपका एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, आपके मदर फादर के आधार कार्ड या कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ, आपका आधार कार्ड लेके मुकामी मी सेवा सेंटर में जाइए। आप वहाँ पर पहले नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट निकालिए। नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट निकालने के बाद फिर लेट बर्थ रजिस्ट्रेशन होता है। वो लेट बर्थ रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिलअप करके मी सेवा में सबमिट कीजिए। आपको वहाँ से सबमिट करने के बाद एक रिसीट मिलती है, और ये फॉलोड बाय ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाके कलेक्टर ऑफिस में सबमिट कीजिए। फिर वहाँ से सेम प्रोसेस मंडल ऑफिस को जाएगी फाइल। मंडल ऑफिस से आपके मकान पर आकर प्रूफ देखा जाता है। फिर वहाँ से आपको बर्थ सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है।
बिल्कुल, बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी बातें आपने बताई है और मैं समझता हूँ कि मालूमात से हमें और नाज़रीन को इस्तेफ़ादा करना चाहिए और जो गलतफ़हमियाँ हमारे दरमियान पाई जाती हैं, उन गलतफ़हमियों को भी दूर कर लेने चाहिए। बहरहाल याद रखिए जिस तरह मोहम्मद अब्दुल मोईन साहब ने कहा कि आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है और मौजूदा हालात में तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ने नहीं बनाया तो ज़रूर उनकी जो हिदायत है और जिस तरह उन्होंने तरीक़ा बताया है, उस तरीक़े पर चलते हुए आप आधार कार्ड बना सकते हैं। आपने जो भी यानी सर्टिफ़िकेट्स हैं, बर्थ सर्टिफ़िकेट हो या अपने जो मरहूमीन हैं, उनके डेथ सर्टिफ़िकेट अगर आपने नहीं निकाले, तो वो भी निकाल सकते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, इन्हीं ख़यालात के साथ हम अपना प्रोग्राम आमने-सामने इख्तिताम को पहुँचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी शुक्रिया। जज़ाकल्लाह साहब।